संगमनेर नाशिकच्या चौपदरीकरण रस्त्याच्या कामासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या 25 कोटी रुपयाच्या रस्त्याचा शुभारंभ महसूल मंत्री तथा दुग्ध विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य राधाकृष्ण विखे आणि केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांच्या हस्ते. बघा सविस्तर न्यूज एमपीवर. नमस्कार, जय हिंद, भारत, जय श्रीराम. न्यूज एमपी मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. मध्ये आज बघा संगमनेर शहरातील काही ठळक घडामोडी. नमस्कार प्रेक्षकांनो, न्यूज एमपी मध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. मंडळी, आज आपण बातमी बघणार आहोत संगमनेर शहरातून आणि बातमी आहे भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास तथा महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जलशक्ती विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांचा संगमनेर दौरा. तर या दौऱ्यामध्ये संगमनेर नाशिकच्या चौपदरीकरण रस्त्याच्या कामासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या 25 कोटी रुपयाच्या रस्त्याचा शुभारंभ महसूल मंत्री तथा दूध विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य राधाकृष्ण विखे पाटील आणि केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांच्या हस्ते पार पडला आहे. बघूया याबाबत सविस्तर वृत्तांत न्यूज एमपीच्या माध्यमातून. माननीय राधाकृष्ण विखे साहेब यांच्या उपस्थितीत आज आपण केंद्र सरकारने दिलेल्या 25 कोटी रुपयातल्या संगमनेर नाशिक रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचं शुभारंभ आपण केलेला आहे. कामाचा पैसे केंद्र सरकारचे आहेत. याच्या पुढच्या टप्प्यात 7 कोटी रुपयाचा पुढचा टप्पा आहे. त्याही टप्प्याचा कार्यक्रम आपण लवकरच घेणार आहोत. पैसा केंद्र सरकारने द्यायचा किंवा पैसा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने द्यायचा आणि उद्घाटन दुसऱ्यांनी करायची, ही प्रथा आजपासून संगमनेर शहरात मोडीत निघालेली आहे असं मी जाहीर करतो. संगमनेर शहराला लागणाऱ्या नागरी सुविधा, मग नवं कोर्ट असेल, त्या बिल्डिंगसाठी लागणारा निधी असेल, शहरातल्या बाह्यवळण रस्त्याचा प्रश्न असेल किंवा उद्या येणारी नाशिक पुणे रेल्वे असेल, यासाठी मंजुरी, पैसा किंवा निळवंडे धरण आणि त्याच्यासाठी लागणाऱ्या कालव्यांना एक रकमी 2500 कोटी रुपये देणं असेल, यातला प्रत्येक पैसा, प्रत्येक निधी वेळोवेळी भारतीय जनता पक्ष, केंद्र सरकार किंवा युतीचं सरकार महाराष्ट्रातलं किंवा वेळोवेळी माननीय नामदार विखे साहेबांनी पुढाकार घेऊन हे विषय मार्गी लावलेले आहेत. त्याचं श्रेय दुसऱ्या कोणीतरी घेण्याचे प्रयत्न आपल्याकडे वेळोवेळी केले गेले. याला उत्तर म्हणून हा कार्यक्रम आहे. कार्यक्रम शासकीय राजकीय भाष्य करणार नाही. मी माननीय नामदार विखे साहेबांना विनंती करतो की आज उपस्थितांना संबोधित करावा आणि या रस्त्याचा शुभारंभ झाला असं माननीय पटेल साहेबांनी त्यानंतर जाहीर करावं. कार्यक्रमाचे त्या प्रकल्पाचे होते अन्न प्रक्रिया उद्योग व जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री माननीय नामदार प्रल्हादजी पटेल साहेब, आपल्या प्रदेशचे नेते मान्य रवीजी अनासपुरे साहेब, त्याचप्रमाणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष राजेंद्र भाऊ गोंदकर, सरचिटणीस मान्य नितीन दिनकर, सुनीलजी वाणी, आपल्या संगमनेर शहराचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट श्रीरामजी गणपुले, तालुक्याचे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक येतापे, युवा मोर्चाचे श्री सिराजी डेरे, शिरीजी मुळे, ॲडव्होकेट बापूसाहेब गुळवे, मान्य रावजी देशमुख, सतीजी कानवडे, जावेदभाई जागीरदार, मनोजी कताळ, सर्व भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, काहींचा कामोले झाला असेल, काहींचा झाला नसेल, सगळेजण मला क्षमा करा आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि मित्र, भारत सरकारच्या केंद्रीय महामार्गाच्या या प्रकल्पांतर्गत बोलेवाडी ते संगमनेर रस्ता राज्य क्रमांक 71, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 60 बंद करा होते. त्या रस्त्याचं रुंदीकरण, त्यामध्ये भारत सरकारनं 27 कोटी 27 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते आणि राज्य सरकारनं 7 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले होते.
केंद्र सरकारच्या पुढाकारानं आणि रस्ते विकास मंत्री माननीय नामदार नितीनजी गडकरी साहेब यांच्या पुढाकारानं हा जो निधी मंजूर झाला होता त्यातून या रस्त्याचं काम पूर्ण केलं जात आहे. त्याचं उद्घाटन आज आपल्या भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्री नामदार प्रल्हादजी पटेल साहेब यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. मी आपल्या तमाम नागरिकांच्या वतीने मंत्री महोदयांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान विश्वनेता आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं सुरू झालेला पंधरवडा जो आहे 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता या सेवा पंधरवड्या अंतर्गत हा एक विशेष उपक्रम आपण या निमित्तानं त्याचं उद्घाटन आपण करतोय. संपूर्ण देशाला प्रगतीच्या महामार्गावरून घेऊन जायचंय. काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हा विकास प्रक्रियेतून देश जोडण्याचं काम आदरणीय मोदी साहेबांनी सुरू केलंय. त्याच्यातलाच ह्या रस्त्याचा एक भाग आज त्याचा शुभारंभ आपण करतोय. पुणे नाशिक महामार्ग संपूर्ण जिल्ह्याच्या दळणवळणासाठी अतिशय महत्वाचा आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल साहेब असताना पुणे नाशिक रेल्वे महामार्गाच्या कामाला त्यांनी प्रथमतः सुरुवात केली आणि आता राज्य सरकारनं भागीदारी करायचं ठरवलंय. रेल्वे महामार्गाचे जी मूळ नकाशे होते त्याच्यामध्ये काही बदल करून मागच्या काळामध्ये आपल्या काही संबंधित लोकांच्या जमिनीला त्या ठिकाणी आपल्या लोकांचा उद्धार व्हावा म्हणून त्याचे नकाशे बदलण्यात आले. तर ते पूर्वज करण्यासंबंधामध्ये सुद्धा काही मागणी आलेली आहे आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये रेल्वे मंत्रालयाशी आपण चर्चा सुरू आहे. शेवटी केंद्राचा निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कोणत्याही विकासाचा मार्ग आपल्याला विकासाच्या मार्गाने पुढे जाता येत नाही आणि तीच भूमिका आदरणीय मोदी साहेबांनी घेऊन आज त्यांच्या नेतृत्वाखाली आज महाराष्ट्राचं सरकार काम करत आहे. मागच्या 2.5 वर्षात आपण त्या सरकारची मानसिकता पाहिली होती. राज्यभर फक्त लुटीचा कार्यक्रम होता. जनतेचा पैसा लुटायचा. बगलबच्च्यांना या सगळ्या वाळू आणि वाळूचं मोकळं रान दिलंय. हे सगळं माफिया राज्य निर्माण करण्याचं राज्यामध्ये आपण चित्र होताना पाहिलं आणि आता याला अटकाव करण्यात आलेला आहे. कारण त्याच पैशाच्या संपत्तीच्या जोरावर हे धनदांडग्या लोक तालुक्यामध्ये दहशत निर्माण करायचे. बगलबच्चन आता इकडून सामान्य माणसावर दहशत निर्माण करायची. पण मला वाटतं की दहशतीचं आणि माफिया राज्य आता राज्यामध्ये संपुष्टात आणण्याचं काम आता आपण करणार आहोत. म्हणून मला वाटतं त्यातून विकासाचं नवं पर्व सुरू झालेलं आहे. जनतेच्या मनातलं सरकार राज्यामध्ये आलेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री आपले नेते देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेच्या 2.5 वर्षामध्ये झालेल्या ज्या उपेक्षा होत्या, महाराष्ट्रात झालेली पिछाड होती, राज्य अधोगतीच्या वाटेवर होतं, ते आता पूर्वपदावर येऊन राज्याचं लयाला गेलेलं वैभव ते पुन्हा आपल्याला स्थापित करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांनी मिळून काम करूया एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. आज केंद्रीय मंत्री आज आपल्यामध्ये आलेले आहेत. त्यांचं माननीय अनसपुरे साहेब आपल्यामध्ये आलेले आहेत. त्या सगळ्या उभयतांचं मी या निमित्तानं आपल्या सर्वांच्या वतीने स्वागत करतो आणि मी माननीय केंद्रीय मंत्री यांनाच विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. भारतीय जनता पक्षाचा जय असो. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम.
CRF के द्वारा निर्मित इस मार्ग के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब, जिले के अध्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र गोंदकर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री रवि जी, वाणी जी, नितिन जी, मंचस्थ सभी पदाधिकारी वृंद, उपस्थित भाइयों बहनों, जो बातें कहनी थी वो विखे पाटिल साहब जी ने कह दी, लेकिन मुझे 3 बातें कहनी। देश जब आजाद हुआ तो केंद्र और राज्यों के अधिकारों का आवंटन हुआ। ये तय हुआ कि जितने भी सड़क, आवास, बिजली, चिकित्सा, पानी, ये सब राज्य के विषय थे। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना है तो भारत सरकार ने तय किया कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे। रेल लाइन डालनी है तो भारत सरकार ने तय किया कि हम करेंगे। रक्षा का क्षेत्र है, अनुसंधान का क्षेत्र है, तो कृषि अनुसंधान का क्षेत्र है, ये सब तय हुआ कि भारत सरकार करेगी। ये बंटवारा देश की आजादी के समय हुआ और राज्य के उत्तरदायित्व को जब तय किया गया तब उसमें ये सारे के सारे काम राज्य के काम थे। लेकिन हम सब देखते हैं कि देश की आजादी के 75 साल अब पूरे हो गए, लेकिन राज्यों ने वो जिम्मेदारियां, जो भी कारण हो, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन वो काम पूरे नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना का कॉन्सेप्ट लेकर आए और गांवों में सड़क देने का काम किया। आज जहां पर हमारी सरकार नहीं है, जहां पर हमारा कोई आमदार और खासदार नहीं है, वहां पर भी आप दक्षिण भारत में जाइए और लोगों से पूछिए तो आज भी वो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हैं। हमारे पास में जनप्रतिनिधि वहां पर नहीं होगा, लेकिन लोगों को ये पता है कि ये काम करने वाला कौन व्यक्ति था, और वो बजट के पैसे से नहीं हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रयास था। ये प्रयोग भारत में पहली बार हुआ था कि उन्होंने टैक्स के पैसे से नहीं, सेस के पैसे से वो पैसे को इकट्ठा किया और मद तय किया कि ये सिर्फ सड़क निर्माण में और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में ये पैसा खर्च होगा। उसमें डीजल पर 50 पैसे, पेट्रोल पर 1 रुपए का सेस लगाया और जो पैसा देश भर से आया उससे प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम शुरू हुआ। और आज मैं दावे से कह सकता हूं, मैं ग्रामीण परिवेश का आदमी हूं, यदि प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी न लाए होते तो अभी भी गांव में पक्की सड़क पहुंच नहीं सकती थी। कोई कितना ही श्रेय लेने की कोशिश करे, लेकिन उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेना होगा। यह पहला प्रयास था जब राज्य के दायित्व में भारत सरकार ने अपना योगदान दिया, क्योंकि पूरी जिंदगी जिस आदमी ने पूरे देश को नापा हो उसने वो रास्ता तय किया। उसके बाद मोदी जी आए, बीच में भी सरकारें रही हैं। अगर किसी को श्रेय लेना है तो उनको कहना चाहिए कि वो 10 साल में उन्होंने क्या किया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, अभी हर घर जल जीवन मिशन का पानी हो, आयुष्मान कार्ड हो, घर घर बिजली हो, ऐसे में आपको कम से कम 20 कारण बता सकता हूं जो राज्यों को करना थे लेकिन राज्यों ने नहीं किए। तब भारत सरकार ने उसमें हिस्सेदारी की और अपने काम को आगे बढ़ाया। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये नगरीय क्षेत्र के लोग हैं, आपको से चर्चा होती है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, इस देश में 3 फॉर्मेट चलते हैं जो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने तय किए। यदि हमारा कोई यूटी है तो उसको 100% ग्रांट भारत सरकार देती है इन कामों के लिए। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है या हिमालयन स्टेट्स है जहां पर कठिनाइयां बहुत है, वहां पर 10% वो राज्य देता है और 90% भारत सरकार देती है। और जो बचे हुए मैदानी भाग है देश के जितने भी राज्य है, वहाँ 40% राज्य सरकार देती है और 60% भारत सरकार देती है। लेकिन ये CRF जैसे फंड ये 100% भारत सरकार देती है या कुछ अंशदान राज्य सरकारें देती हैं। मुझे लगता है कि जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं है
तो कम से कम राजनीतिक ईमानदारी ये कहती है कि कम से कम जो हिस्सेदारी सरकारों ने तय की है वो जनता को पता होनी चाहिए, वो मीडिया को पता होनी चाहिए। ये श्रेय लूटने में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने किया है तो आपको निश्चित रूप से उस बात का अधिकार मिलना चाहिए, उसका श्रेय आपको मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप जो किसी और से मिल रहा है और आप अगर अपने नाम पर करते हैं तो राजनीति में उसको चोरी ही कहा जाएगा, बाकी कुछ और नहीं कहा जाएगा। कोई शब्दों की चोरी करता है, कोई श्रेय की चोरी करता है, कोई पैसों की चोरी करता है। चोरियां अलग अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्यों करना। लेकिन मैं केंद्र का मंत्री हूं, ये भी चौथा प्रयोग है जिसको कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि केंद्र का मंत्री कभी इतनी छोटी जगह पर जाता नहीं था किसी भी सरकार में। लेकिन ये मोदी का प्रयोग है कि नॉर्थ ईस्ट में उनकी सरकार का कोई भी मंत्री उसको महीने में एक बार जाना पड़ेगा और एक रात रुके बगैर वो उपस्थिति मानी नहीं जाएगी। जम्मू कश्मीर जाना है तो आप उसको जाकर 2 रात रुकना होगा, तब उसकी उपस्थिति मानी जाएगी, तफरी कर नहीं आ सकते। जब आतंक चरम पर था तब मेरे जैसा आदमी रामनगर में जाकर सोया और रात भर में ट्रैवल करके बाकी जगह पर गया। मुझे तो गर्व होता है कि मेरा नेता ऐसा है कि जहां पर गोलियां चल रही हो वहां पर मंत्रियों को भेजकर ये साबित करना कि नहीं, ये देश सुरक्षित है। और मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। अभी मैं सांसद प्रवास योजना के तहत सीडी में हूँ। पिछली बार आया था तो हमारे यहाँ शंकराचार्य जी का देहावसान हुआ था तो मुझे यात्रा ब्रेक करनी पड़ी, लेकिन मैंने दिन कम नहीं किए। मैंने तय किया कि यहाँ पर 3 रात रुकना है तो मैं 3 रात यहाँ पर रुकूंगा। 2 रात का है तो मैं तो 3 रात रुका हूँ। रायगढ़ में भी 3 रात रुका। देखिए पाटिल साहब इतने वरिष्ठ नेता है, लेकिन जब मैं पिछले समय में आया था तब वो पूरे समय साथ थे। आज मैं कल से हूँ तो मैं भी उनसे कहता हूँ कि आप सोते कब हो, तो भाग्य से मैं तो उनके गाँव में सोया तो मैं कहा ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बढ़िया निश्चिंत घूमो और पढ़ो। लेकिन मुझे लगता है ये प्रयोग किसी ने किया क्या। मैं अस्पताल में गया पिछली बार रायगढ़ में पीएससी में, तो मैंने वहाँ के सीएमओ से पूछा कि आप ये बताओ कि इसके पहले कोई केंद्रीय मंत्री आया था क्या। तो उसने कहा पहले केंद्रीय मंत्री हैं इस पीएससी में आने वाले। इस राज्य के भी तो केंद्र के मंत्री रहे होंगे, मेरी ही पार्टी के भी रहे होंगे, लेकिन ये प्रयोग किसने देखा किया। ये प्रयोग किया मोदी जी ने कि आपको राशन दुकान पर भी जाना। अभी मैं एक राशन दुकान को आपके यहाँ देख कर आया, उसको IAS मिला हुआ है। महिलाओं से मैंने पूछा था कि हमें कोई भाषण नहीं देना, हम दोनों लोगों ने भाषण नहीं दिया। उनसे पूछा आप कोई अच्छा अनुभव बताइए, उन्होंने मुझे धन्यवाद के लिए मोदी जी के लिए पत्र दिए। मुझे लगता है ये अनुभव मेरे जीवन का भी दूसरा अनुभव है कि पिछली बार जब मैं आया था तब एक पहली बार दिया गया, वो पत्र मैंने पहुंचाए। और मुझे लगता है कि आदमी को योजनाओं का लाभ मिल जाए। यहाँ पर मोदी सरकार संतुष्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो जो मैं अपनी पार्टी को और अपने मुखिया को धन्यवाद देता हूँ। यदि उन्हें ये अवसर ना दिया होता तो क्या मैं किसी गांव में जाकर रात सो सकता था? मैं किसी गरीब आदमी से ऐसे बात कर सकता था? मैं किसी आदिवासी हमारे भाई बहनों के साथ पालती मार के भोजन कर सकता था? एक बार इस देश में हमें समझने का, जानने का और सीखने का मौका मिलता है। मैं केंद्र में मंत्री हूँ, लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यहाँ की परिस्थितियाँ भिन्न हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। यहाँ पर वो चीज हो सकती है जो मैंने कभी जीवन में देखी ना हो, और मैं उसमें सहकारी आंदोलन को देखता हूँ, ये प्रतिष्ठानों के काम करने के तौर तरीके को देखता हूँ। ये मुझे सीखने के लिए मिलता है। दुनिया में सब कुछ आप बताने के लिए नहीं आते, आप सीखने के लिए भी आते हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरी पार्टी ने जो प्रयोग किया, मेरे प्रधानमंत्री ने जो प्रयोग किया, वो प्रयोग हमको अपग्रेड करने का है। और हमें जीवन में तेजी के साथ अगर आगे बढ़ना है तो मैं आपसे विनती करूंगा, आपके यहाँ पर सहकारी आंदोलन की सामर्थ्य है, उसका बीजारोपण यहाँ पर हुआ है, शताब्दी पहले हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि आपसे तो सीखने की जरूरत है ही, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था में अगर कहीं हिस्सेदारी होना है, अगर उस अर्थव्यवस्था में हमको और छलांग लगाना है, दूसरे और तीसरे नंबर पर जाना है, तो ये समूह की ताकत और सहकारिता की ताकत दोनों को हमें उछाल देना होगा। तब सामान्यतः लोगों के हाथ में काम मिलेगा। हमारे पास में संसाधन की कमी नहीं, हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने बनकर खड़े हुए हैं। और जो हमारी जनसंख्या है, ये अभिशाप नहीं, ये असेट है। एक बार अटल जी ने कहा था कि 100 करोड़ सिर हमारे पास है
लेकिन 200 करोड़ हाथ भी तो है। अगर वो करना शुरू करेंगे तो हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। वो आज भी हमारे पास में अवसर है। उन हाथों को उन्हीं के घर में काम देने का काम सरकार भले ना कर पाए, लेकिन जो समूह, जो सोसाइटियां, अब FPO का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, अगर वो रोजगार देने का काम करें और सरकार उनको मदद करती है तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं यही सूचना देता हूं, मैं जिस विभाग का मंत्री हूं फूड प्रोसेसिंग का, अभी तक व्यापारियों को कोई मदद नहीं करता था। प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़, मुझे मेरे विभाग का रेगुलर बजट 6,000 करोड़ और एक योजना में मुझे 10,000 करोड़ रुपया दिया गया ELI स्कीम में। और वो किसको देना है? उद्योगपतियों कि यदि कोई फूड प्रोसेसिंग की कंपनी पूरी दुनिया में भारतीय खान पान पसंद किया जाता है, लेकिन हमारे देश की कोई भी कंपनी उसका दुनिया में नाम नहीं है। कोको कोला बाहर से आती है और हमारे संसाधन लेकर हम ही को बेचकर हमसे पैसे कमाती है, लेकिन भारत की कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी नहीं है। तो उन्होंने कहा चुनौती क्या है? मार्केटिंग और ब्रांडिंग। उन्होंने कहा उसमें भी मदद करेंगे। अगर जैविक और इनोवेटिव कोई है तो हम उसको भी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कौन करेगा? दूसरी स्कीम है तो उसमें भी 10,000 करोड़ है, जिसमें हमें 2 लाख समूह, मतलब लघु उद्योगों को, जिसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, समूह हो सकता है, FPO हो सकता है, उनको हमको अपग्रेड करने के लिए पैसा देना है 5 साल में 10,000 करोड़ रुपया। हमारे पास में लेने वाले लोग नहीं है। ये ऐसे क्षेत्रों से ही लोग आएंगे और उसको लेकर अपने रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। और मैं जल जीवन मिशन का मंत्री भी हूँ। जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ इस वर्ष के लिए थे, अभी तक 18,000 करोड़ राज्य ले पाए हैं। जो नीति बनाई है वो नीति आपके ध्यान में रहना चाहिए, ताकि कोई बाकी बातें नहीं कर पाएगा। 60,000 करोड़ भारत सरकार ने रखे। पिछले वर्ष अगर महाराष्ट्र ने 1,000 करोड़ खर्च किए हैं तो वो 3,000 करोड़ उससे विड्रा कर सकता है, 3 गुना। इसलिए कोई हम पर आरोप नहीं लगा पा रहा कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। पैसा हम देने के लिए तैयार है, पैसा रखा हुआ है, आप खर्च करिए और लेते जाइए। 40% आपको देना है, 60% आपको वहां से मिल रहा है। DPR आपको बनाना, टेंडर आपको करना, वर्क ऑर्डर आपको करना, काम आपको कराना, सुपरवाइज भी आपको करना है। तो फिर आप किसे आरोप लगा सकते हैं मोदी सरकार पर? तो मुझे लगता है जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने भी इतना पारदर्शी तरीका अपनाया है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं होता। इसलिए शायद ऐसे कार्यक्रम होते तो आपसे संवाद का मौका मिलता है। और इसलिए भारत सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, बल्कि हम सबको गर्व करना चाहिए कि भारत माता को यशस्वी करने के लिए हम सर्वांगीण विकास में और तेजी लाएं। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जनतेचा बुलंद आवाज निजनेपीकरिता जमीर शेख उर्फ बब्बू बागेजा, शौकत पठाण, संगमनेर।